अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम्स पे। अब एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम्स इतनी सारी हो गई जो मेन मेन है। अ, पराशी ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, भृगु नंदी नाड़ी है। भृगु नंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी को कंबाइन करके बनाया है, लाल किताब है। ये जितने भी हैं ऑफर डिफरेंट अप्रोचेस टू एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। अलग अलग तरीके से सब उसको इंटरप्रेट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को। ईच स्ट्रीम, हर स्ट्रीम का अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी लिमिटेशंस है। और ये स्ट्रीम शो करती हैं कि ऑन गोइंग क्वेस्ट, ये हर कोई लर्न कर रहा है कि कैसे हम ज्यादा प्रिडिक्टिव, अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाए। आइडिया सबका यही है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रीम्स। अब आप सोचोगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी, बहुत लोग होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्यों फिर इतनी स्ट्रीम्स आने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए फुल प्रूफ साइंस। क्या आप बोलो कि हाँ, एक एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली आपने, सब कुछ आप लोगों के बारे में बता सकते हो। इट्स नॉट ए फुल प्रूफ साइंस। इन द क्वेस्ट फॉर परफेक्शन इन प्रिडिक्शन, एंशियंट मास्टर्स केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग, रिसर्चिंग एंड इन्वेंटिंग न्यू मेथड। अब क्या होता है, चूंकि फुल प्रूफ साइंस नहीं है, तो जो लोग भी प्रैक्टिशनर थे, जो भी हमारे ज्ञानी लोग थे, उनको लगा कि नहीं नहीं, ये फुल प्रूफ नहीं है, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, अब हम प्रिडिक्शन सही कर पाएंगे। तो नई नई टेक्निक निकालते गए, नई नई एस्ट्रोलॉजी स्ट्रीम आती गई, लेकिन कोई भी जो है, नन आर परफेक्ट। केवल सुप्रीम पावर नोज व्हाट लाइज बीनीथ। अब हम समझते हैं कि वन बाय वन कि आखिर सब में फर्क क्या है। शुरू करते हैं पराशी ज्योतिष से। ये पराशी ज्योतिष जो मैंने बताया फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तो पराशी ज्योतिष ओवरव्यू अगर हम करते हैं तो क्या पराशी ज्योतिष से हमको क्या मालूम चलता है। तो पराशी ज्योतिष सिस्टम है काम करने का कि पराशी ज्योतिष सबसे पहले देखती है प्लैनेट्स के नेचुरल सिग्निफिकेंस, कि जो भी ग्रह है, जहां भी बैठा हुआ है, उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या क्या चीजें दे सकता है, और फिर उसकी प्लेसमेंट, मतलब उसको उस चार्ट के अंदर क्या रोल मिला हुआ है, और फिर उसकी दृष्टि कहाँ पे जा रही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्लेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेंस हो, उसको तात्कालिक रूप, दो तरीके से प्लेनेट काम करता है। एक तो उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस, और प्लस आपके चार्ट में वो रूल क्या मिला है। रूल का मतलब वो किस राशि का स्वामी है, वो राशि कौन से हाउस में आ रही है, तो कौन सा हाउस एक्टिवेट कर रहा है। बहुत से लोग कारक तत्व देखते हैं, सिग्निफिकेंस नेचुरल नहीं देखते हैं। कुछ लोग नेचुरल सिग्निफिकेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, कारक तत्व नहीं देखते हैं उसके, तात्कालिक तात्कालिक कारक तत्व। फिर हम देखते हैं प्लेनेट की म्यूचुअल प्लेनेटरी रिलेशनशिप। हमारे ज्योतिष में ये मित्र है प्लेनेट, ये प्लेनेट इस प्लेनेट का शत्रु है, ये प्लेनेट इस प्लेनेट का नेचुरल न्यूट्रल रहता है। तो हम उसको समझते हैं, क्योंकि उससे हमको उनका इन्फ्लुएंस समझ में आता है कि ग्रह में कोई दो ग्रह साथ में बैठे हुए हैं और एक ग्रह की दशा चल रही है, तो दूसरा ग्रह भी साथ में एक्टिवेट हो जाता है, तो वो क्या उसको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पराशी ज्योतिष में हम ये एनालाइज करते हैं। फिर हम कारकास पे आते हैं। कारकास का मतलब कि मान लीजिए जैसे अभी सर ने बताया कि केतु की दशा चली, तुमको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो गया, तो अगर कोई भी चीज आप जिंदगी में चाह रहे हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कारका भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब क्या कारका की दशा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हमको लगता है कारका चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको इस लाइफ में ये चीजें मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं राशि का नेचर और इन्फ्लुएंस, कि किस राशि में बैठा हुआ है, तो वहां पे राशि में कैसा है वो। जैसे उच्च की राशि होती है, नीच की राशि होती है, मित्र की राशि होती है, शत्रु की राशि होती है, मतलब जो प्लेनेट से आपकी अच्छे संबंध नहीं है उसकी राशि में बैठा है, तो उस राशि का जो इन्फ्लुएंस होता है उसके हिसाब से प्लेनेट कितना कंफर्टेबल है। जैसे मैंने प्लेनेट की जगह मैंने बताया ना, आप हो, आप जंगल में जा रहे हो, या आप एयरपोर्ट पे हो, कि आप अपने घर में हो, कि आप अपने मित्र के घर पे हो, तो आपकी एनर्जी उस हिसाब से होता है, आप बिहेव ऐसे करते हो। ऐसे ही प्लेनेट किस राशि में बैठा हुआ है, उसकी एनर्जी के हिसाब से वो, उसकी एनर्जी ऑल्टर होने लगती है, थोड़ा काम करने का तरीका, रिजल्ट देने का तरीका उसका बदल जाता है। फिर हम देखते हैं हाउस सिग्निफिकेंस, कि भाई वो हाउस, जिस हाउस की दशा चल रही है। देखिए, कोई भी चीज हम समझते हैं तो हम दशाओं के हिसाब से देखते हैं। कोई भी आया, किसी ने क्वेश्चन किया, तो हमने देखा उसकी दशा क्या चल रही है, फिर हम उसको चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो दशा जिसकी चल रही होती है, वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है, कहाँ बैठा हुआ है, तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो हम उस हाउस को समझते हैं कि बस हाउस की सिग्निफिकेंस हमको क्या मिलने वाली है। क्या ये हाउस वो रिजल्ट देने वाला है जो ये बंदा चाह रहा है, जो मेरे पास आया है। ठीक है।
और दशा सिस्टम समझते हैं कि दशा कौन सी चल रही है। इसके बाद हम ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट देखते हैं कि भाई चलो इवेंट हमको दिख रहा है लेकिन होगा कब। तो हम देखते हैं जो प्लैनेट्स दशाओं में एक्टिव हैं वो कहाँ कहाँ से होके जा रहे हैं। क्या वो, क्योंकि क्या होता है, दशाएं होती हैं, अंतर दशाएं होती है, प्रत्यंतर दशा होती है। एक दशा मान लीजिए शुक्र की चल रही है, 20 साल की चलती है। शुक्र के अंदर बुद्धि की दशा चल रही है जो लगभग 2.5-3 साल चलेगी, अंतर दशा। अब 2.5-3 साल के पीरियड में इवेंट कब होने वाला है, तो हम प्रत्यांतर दशा पर चले जाते हैं। प्रत्यांतर दशा भी कभी भी 4-5 महीने की चलती है। अब 4-5 महीने में कब इवेंट मिलने वाला है, तो उसके लिए हमको ट्रांजिट देखना पड़ता है कि ट्रांजिट के प्लेनेट क्या उन एरिया से होकर गुजर रहे हैं या उस एरिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिस एरिया के रिजल्ट हमको चाहिए। तो ट्रांजिट देखते हैं और उसके बाद हम डिविजनल चार्ट देखते हैं। मतलब डिविजन उसके बाद नहीं, मतलब डिविजनल चार्ट भी हम चेक करते हैं प्राची ज्योतिष में। प्राची ज्योतिष में डिविजनल चार्ट का कंसेप्ट है जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स आपको बताता है। मेन चार्ट होता है लग्न चार्ट, और प्राची ज्योतिष में 16 डिविजनल चार्ट होते हैं, 16 मेन 16 होते हैं। अभी तो और भी कुछ बढ़ गए हैं, D60 भी लोग लेते हैं, D45 भी लेते हैं। तो उससे जिस भी एरिया को हमको पकड़ना है, मान लो कोई शादी की बात कर रहा है तो नवामशा देखते हैं। वो नवामशा एक डिविजनल चार्ट होता है, D9, जो सिर्फ शादी की माइक्रोस्कोपिक डिटेल देगा। कर्म की बात करते हैं तो दशांशा चार्ट होता है, तो लोग प्राची ज्योतिष में उसको चेक करते हैं कि अगर ये कर्म की बात कर रहा है तो यहां से तो हमने देख लिया, फिर हमने दशांशा को भी देखा कि वहां से क्या दिख रहा है, वहां से क्या प्रॉमिस दिख रहा है, वहां से क्या दशाओं में हमको दिख रहा है। तो ये प्राची ज्योतिष का तरीका होता है किसी चार्ट को एनालाइज करने का। तो हमने ये सारे फैक्टर्स हम देखते हैं उसको, तो वही चीज लिखी है। तो जब हम फैक्टर्स देखते हैं इन जनरल, अगर हमको चार्ट पढ़ना होता है तो हम सारी प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं, राशि देखते हैं, हाउस देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, रिलेशनशिप एस्पेक्ट सब देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी के कौन कौन से एरियाज में क्या क्या चैलेंज है, या अच्छा है या बुरा है। तो हम ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं। सूर्य को हम देखते हैं, उससे सोल देखते हैं। चंद्रमा से हम मेंटल स्ट्रेंथ आदमी की देखते हैं। मंगल से हम फिजिकल स्ट्रेंथ देखते हैं। जुपिटर से हैप्पीनेस, विजडम, हेल्थ देखते हैं, वेल्थ देखते हैं। बुध से हम इंटेलेक्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं। शुक्र से हम डिजायर, स्पाउस, लग्जरी को देखते हैं। शनि से हम कर्मा और करियर को देखते हैं। राहु केतु से एरियाज ऑफ कंसर्न। जो राहु केतु जो है मैलिफिक है, जिस एक्सिस पे आ जाते हैं उस एक्सिस में आपको थोड़ा चैलेंज देते देते हैं। So dasha systems indicates timing of karmic patterns, which is very crucial for prediction. कोई भी प्रिडिक्शन करनी है तो दशा के हिसाब से कर सकते हो। और होलिस्टिक अप्रोच से आपको उसके जो पोटेंशियल आउटकम आपको दिख रहा है वो दिखेगा, और उसकी लाइफ की जो एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको सब कुछ दिख रहा होता है लेकिन आदमी की जो सोच विचार होते हैं वो अलाइन नहीं कर रहे होते हैं उसकी प्लेनेटरी पोजिशन से। तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई आप अपना तरीका बदलिए, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो लेकिन प्लेनेट कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है। जैसे ये चार्ट है फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट को हमने देखा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेनेट प्लेस है। तो राशि ज्योतिष में हम देखेंगे कि भाई लगन में जुपिटर बैठा हुआ है, उच्च का जुपिटर बैठा हुआ है, कर्क राशि में उच्च का हुआ था है। तो भाई बंदे का लगन और चंद्रमा चंद्र देख रहा है सीधे, मून यहाँ बैठा है, ये 7वां एस्पेक्ट है। तो हमने देखा लगन तो स्ट्रांग हो गया कि भाई जुपिटर बैठा हुआ है उच्च का, चंद्रमा भी देख रहा है। फिर हमने देखा शनि भी दृष्टि डाल रहा है। तो फिर उसके, तो ओवरऑल हम सारे अप्रोच को लेंगे कि भाई किस हाउस के ऊपर, हाउस की स्ट्रेंथ क्या है, ये प्राची ज्योतिष का सबसे पहले चेक होता है। फिर दशा चल रही है किसी प्लेनेट की, कि मान लीजिए भाई सूर्य की दिशा चल रही है। तो हमने देखा सूर्य तो 11वें घर में बैठा है, लाभ स्थान में बैठा हुआ है, और सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पे सूर्य को रूलरशिप यहाँ की मिली हुई है, तो यानी सूर्य धन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो इस पीरियड में धन देने वाला है सूर्य की दशा में। फिर हम देखेंगे कि सूर्य इतनी अच्छी जगह पर धन देने वाला है, तो सूर्य के अपने नेचर सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, सूर्य उसको आदमी को राजा बनाएगा। इस वक्त तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होगा। 11वां घर इन जनरल होता है सोशल सर्किल को, तो इसको सोशल सर्किल में बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने वाली है। इस तरीके से हम चार्ट को पढ़ते हैं और उस दशा को पढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं जैमिनी ज्योतिष पे। फिर जैमिनी ज्योतिष जो है ना, वो ये भी बहुत एंशियंट सिस्टम है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, और इसको ऋषि जैमिनी ने जो है डेवलप किया था। ऋषि जैमिनी को
बोलते हैं, ऋषि पराशर के पुत्र थे, और उनके दूसरे पुत्र ऋषि वेदव्यास के शिष्य थे, ऋषि जैमिनी। और जैमिनी सूत्रम करके एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है इसका, उसमें लगभग 900 हजार कुछ सूत्र हैं, बस सूत्र लिखे हुए हैं, उसको इंटरप्रेट करके जैमिनी ज्योतिष को बनाया गया है। लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, और अलग अलग, क्योंकि वो सूत्र इतने टफ हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अलग तरीके से किया हुआ है, और इतना पॉपुलर नहीं था। साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है जैमिनी ज्योतिष। रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर के एन राव सर, के एन राव साहब आप सब लोग जानते होंगे, जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, 90+ हो गए हैं वो, बहुत अच्छे astrologer, उन्होंने जो है बहुत जैमिनी ज्योतिष पे काम किया है, बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है। और उसमें बहुत सारी चीजें जो चली आ रही थी उसको उन्होंने बदला है कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सही है। और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है जैमिनी ज्योतिष का। तो मैं जैमिनी ज्योतिष को जो पढ़ता हूँ या फॉलो करता हूँ, तो के एन राव के मेथड से ही फॉलो करता हूँ। अब जैमिनी ज्योतिष का की फीचर्स क्या है? सी, हमने आपको बताया कि प्लेनेट का एस्पेक्ट होता है। ये एक प्लेनेट जो है अपने सामने घर के 7वें स्थान को देखता है, जुपिटर और शनि अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। यहाँ पे जैमिनी ज्योतिष में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एस्पेक्ट प्लेनेट्स का नहीं होता है, यहाँ राशि के एस्पेक्ट्स होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे एस्पेक्ट कैसे होते हैं? जो मूवेबल साइंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया मूवेबल साइन, मैंने इसलिए पढ़ाया था कि 1, 4, 7, 10, मतलब मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये मूवेबल साइंस है। तो मूवेबल साइन जो है वो एस्पेक्ट करती है दूसरी राशि को, प्लैनेट को एस्पेक्ट नहीं करती है, राशि को एस्पेक्ट करती है। तो मूवेबल साइन फिक्स साइन को एस्पेक्ट करती है, अपनी एडजेसेंट जो उसके बाजू वाली साइन फिक्स होती है उसको नहीं करती है, जो बाकी 3 होती है उसको एस्पेक्ट करती है। ऐसे ही फिक्स साइन भी करती है, फिक्स साइन मूवेबल साइन को एस्पेक्ट करती है, बाजू वाले साइन को छोड़ करके बाकी 3 पे करती है। और जो डुअल साइन होते हैं, द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12, ये एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। ठीक है, ये जेमिनी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अब प्लैनेट्स का रूल कहाँ आ गया? तो प्लैनेट भी उसी तरह का एस्पेक्ट करता है। जिस राशि में प्लैनेट बैठा होगा, उस राशि का जहां एस्पेक्ट जा रहा होगा, प्लैनेट भी उसी राशि को एस्पेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स एस्पेक्ट नहीं प्लैनेट का कि वो सप्तम स्थान दिखेगा, इसको देखेगा। सो मान लीजिए लिब्रा मूवेल साइन के अंदर जो है कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो वो जो है फिक्स साइन को एस्पेक्ट करेगा। तो जो भी सेकेंड हाउस, मतलब टॉरस में या लियो में या कुंभ में होगा, उसको एस्पेक्ट करेगा, और प्लैनेट भी होगा वही करेगा। म्यूट पे रखिए प्लीज। ठीक है, और जैमिनी ज्योतिष में चर कारकाज होते हैं, और वहां पे अरुधा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, अरुण जिसको बोलते हैं। तो चर कारकाज क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया स्थिर कारका, कि सूर्य है तो पिता को बताएगा, चंद्रमा है तो माँ को बताएगी, वो स्थिर कारका है, वो फिक्स है हर चार्ट में। जैमिनी ज्योतिष में चर कारकाज होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, हर चार्ट में अलग होते हैं, क्योंकि कारकाज आर डिटरमाइंड बाय प्लैनेटरी डिग्रीज, मेकिंग देम यूनिक टू ईच हॉरोस्कोप। मतलब हर चार्ट के अंदर, हर इंसान के चार्ट में प्लैनेट की डिग्री अलग अलग होती है, तो उस डिग्री के ऑर्डर से कारका डिसाइड होते हैं। अंडर पराशी ज्योतिष में कारका फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कारका से अमात्य कारका, आत्म कारका, दारा कारका, पितृ कारका, भ्रात कारका, सो ये सारे कारकास को बताते हैं। वो कारका डिग्री के हिसाब से डिसाइड होता है कि सबसे ज्यादा डिग्री का जो होगा वो आत्मकार का होगा, वो जो आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहां पे हम सूर्य बोलते हैं, सोल होती है, तो वहां पे आपको रिप्रेजेंट करने वाला आत्मकार का हो गया। आपके करियर को रिप्रेजेंट करने के लिए अमात्यकार का होता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए दाराकार का होता है। तो इस हिसाब से कारका के हिसाब से वहां पे चलते हैं। फिर आता है अरुधा लग्न। अरुण जो होता है वो सारे हाउसेस का एक अरुण होता है। अरुण मतलब कि वो आपकी पब्लिक इमेज को और रेपुटेशन को दिखाता है। तो वो देखते हैं कि भाई जो आपका लग्न जो भी है कुंडली के अंदर, उसका अरुण लगन कौन सा है। तो उसका तरीका होता है कि जहां पे भी लगन लॉर्ड बैठा होता है, जितने हाउस आगे, जितने साइन के आगे, वहां से दोबारा गिनती होती है और वहां पे अरुण लगन डिसाइड हो जाता है। ऐसे सारे हाउसेस का अरुण डिसाइड होता है, अरुण पदा बोलते हैं उसको। तो एक वो कंसेप्ट होता है, उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई लगन है तो पब्लिक इमेज आपकी क्या होने वाली है।
आप क्या हो, पब्लिक आपको कैसे देखती है, तो वो उनका कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया था रूढ़ का। ठीक है। फिर कारकांशा लगना, यहाँ पे जैमिनी ज्योतिष में जो डिविजनल चार्ट है उसमें सिर्फ नवांश चार्ट को ज्यादा यूज किया जाता है। नवांश चार्ट जो होता है वो उससे हम देखते हैं कि जो भी हमारा आत्म कारक प्लैनेट है या अमात्य कारक प्लैनेट है वो कहाँ पे बैठा हुआ है आपके D9 चार्ट में। ये बोलते हैं कि टू नो द सोल्स डीपर पर्पस वो जो कारक है उसका डीपर पर्पस क्या है, बहुत डिटेल में अंदर जाना है तो उसको हम कारकांशा लगना बोलते हैं। सो मान लो आत्मकार का प्लैनेट अगर नवामसा चार्ट में स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है तो स्कॉर्पियो बिकम्स द कारकांशा लगना। तो जब हम चार्ट को पढ़ते हैं तो हम दशाओं के हिसाब से हम उसको चेक करते हैं कि कहाँ पे बैठा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो उसमें पोजीशन बदलती रहती है, वो बिल्कुल ही जेमिनी का राशि ज्योतिष से अलग रूल है। फिर आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दशा सिस्टम। हमारे यहाँ जैसे विंशोत्ती दशा है, प्लैनेट की दशा लेते हैं, जेमिनी ज्योतिष में राशि दशा चलती है। अनलाइक पराशी ज्योतिष, हियर इंस्टेड ऑफ प्लैनेट्स राशि दशा इज यूज्ड, और वो चार्ट टू चार्ट होती है क्योंकि यहाँ पे कोई राशि दशा का ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ केतु है तो 7 साल चलेगा, वीनस है तो 20 साल चलेगा। यहाँ पे चार्ट के हिसाब से डिसाइड होता है कि राशि इसकी दशा कितने दिन तक चलने वाली है। ठीक है, उसका अलग कैलकुलेशन होता है। इसमें भी अलग अलग मत है, बस के एन राव सर ने जो मत निकाला है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, और मैं उसको ज्यादा मानता हूँ क्योंकि उनके अपने लॉजिक्स हैं कि भाई वो कैसे दशा डिसाइड होगी। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैं चार्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे नॉर्मल राशि ज्योतिष हम पढ़ेंगे तो हम सोचते हैं जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है तो जुपिटर 7वें स्थान को देखेगा, जुपिटर पंचम स्थान को देखेगा, जुपिटर 9वें स्थान को देखेगा। तो राशि ज्योतिष में हम प्लैनेट का एस्पेक्ट ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे राशि दशा में हमको देखना है राशि। राशि ये मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन जो है अपने से फिक्स साइन को एस्पेक्ट करेगी, और अपने से बाजू वाला जो है एडजेसेंट साइन है उसको नहीं एस्पेक्ट करेगी। तो जो कर्क राशि है वो ये फिक्स साइन है, यहाँ एस्पेक्ट नहीं करेगी। वो एस्पेक्ट करेगी यहाँ पर, वो एस्पेक्ट करेगी यहाँ पर फिक्स साइन पे, वो एस्पेक्ट करेगी यहाँ पे जो फिक्स साइन है। आप सबको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, मेरा कर्सर देखिएगा। तो यहाँ पे राशि का एस्पेक्ट आ रहा है, तो राशि के एस्पेक्ट के हिसाब से प्लैनेट भी एस्पेक्ट करेगा। तो प्लैनेट जुपिटर किसको एस्पेक्ट करेगा? यहाँ तो कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे सूर्य है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो सूर्य को एस्पेक्ट करेगा और सूर्य भी जुपिटर को एस्पेक्ट करेगा। मूवेबल साइन फिक्स साइन करेगा तो मूवेबल साइन में बैठा प्लैनेट भी फिक्स साइन में बैठे प्लैनेट को एस्पेक्ट करेगा। और फिर जब राशि दशा चलती है तो मान लीजिए कि मेष राशि की दशा चल रही है, तो हम देखते हैं कि मेष राशि की दशा चल रही है तो उस राशि के अंदर कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनको कौन सा प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन कौन उनको दृष्टि डाल रहा है। क्योंकि अब ये सारे प्लैनेट मेष राशि को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेष राशि को देखेगा कौन? जो फिक्स साइन में प्लैनेट बैठा होगा, और ये देख नहीं सकता सूर्य, ये एडेसेंट है, बाजू में बैठा हुआ है। तो इसको सिर्फ देखेगा कौन? कोई भी प्लैनेट नहीं देखेगा, क्योंकि ये प्लैनेट देख नहीं सकता है, बाजू वाली राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। यानी मेष राशि के ऊपर मर्करी वीनस को कोई नहीं देख रहा है, ना सैटर्न देख रहा है, ना जुपिटर देख रहा है, ना मून देख रहा है, ना मंगल देख रहा है, ना केतु देख रहा है, ना राहु देख रहा है। ठीक है। और राहु केतु ये 3, 6, 9, 12 ये आपस में देखते हैं एक दूसरे को। तो राहु केतु तो है ही पार्ट एक दूसरे के। मंगल राहु को भी देख रहा है, मंगल केतु को भी देख रहा है, केतु मंगल देख रहा है, राहु मंगल देख रहा है। 12वें घर में कोई 12वें साइन में कोई राशि नहीं है। तो राशि का कंसेप्ट ये हो गया। और जो दशा होती है उस हिसाब से देखते हैं, यूजली लोग जो है जो दशा राशि दशा चल रही है उसको लगन बना लेते हैं, और फिर देखते हैं कि वो हमको क्या रिजल्ट दे रहा है। फिर उसमें हम आत्मकारक देखते हैं। जिस जो क्वेश्चन है, अगर हमको शादी के बारे में देखना है तो दारा कारक की पोजीशन देखेंगे कि भाई ये लगन बन गई राशि, तो दारा कारक कहाँ पे बैठा है।
फिर इसमें आरूढ़ को भी देखते हैं, फिर धाराकार कामशा भी देखते हैं। इन सब के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। अब आते हैं नाड़ी ज्योतिष पे। नाड़ी ज्योतिष जो है वो मेनली डेवलप्ड हुई है 1940s में, बहुत पहले नहीं, मतलब 80 साल हो गए। और इसको डेवलप करने वाले थे एनवी राघवचारी और आर गोपाल कृष्णन रो। ये इनिशियली अंडर द सिडोमिनियम ऑफ मीना, मीना ज्योतिष बोलते थे इसको, मीना के नाम से ये करते थे, जो मेनली स्टेलर एस्ट्रोलॉजी फोकस करते थे, जहां पे प्लैनेट्स, नक्षत्रा और उप नक्षत्रा पे काम होता था, सब लॉर्ड जिसको बोलते हैं। और इस ज्योतिष के अंदर डिविजनल चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, जो हम लोग प्राची ज्योतिष में देखते हैं, जेमिनी जी में भी हम देखते हैं, इसमें डिविजनल चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा ही नहीं जाता डिविजनल चार्ट। तो इसके की प्रिंसिपल क्या है? उप नक्षत्रा समझ लीजिए। उप नक्षत्रा क्या होता है? जैसे नक्षत्रा हो गया, तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो नक्षत्र के 9 पार्ट होते हैं, उसी ऑर्डर में 9 पार्ट होते हैं। तो उस नक्षत्र को उप नक्षत्र निकलाते हैं कि ये केतु का उप नक्षत्र है, कि वीनस का है, कि सूर्य का है, कि मंगल का है, कि चंद्रमा का है। उस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, उसका अलग तरीका होता है। और तो उनके जो की प्रिंसिपल है वो क्या है? सबसे पहला तो वो बोलते हैं कि 12th प्लेस फ्रॉम एनी हाउस इंडिकेट्स लॉस ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, कि हर घर से 12वां घर जो होता है उस घर का लॉस करता है। जैसे पहला हाउस आप हो गए तो 12वां घर आपका लॉस है, इसीलिए वो डेथ हाउस बोला जाता है, मोक्ष का होता है। यही कंसेप्ट हर हाउस पे लगता है कि 10वां घर है कर्म का, तो कर्म का लॉस 9वां घर करेगा, धर्म का स्थान 10वें का लॉस। 7वां घर शादी मैरिज स्पाउस का है, तो उसका लॉस 6ठा घर करेगा। तो वो सबसे पहला कंसेप्ट उनका ये रहता है। फिर स्ट्रेंथ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रहों को भी देखते हैं, नक्षत्र को भी देखते हैं, उप नक्षत्र को भी देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि उप नक्षत्र जो है वो नक्षत्र से स्ट्रॉन्गर है, और जो नक्षत्र है वो प्लेनेट से स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट्स, अगर कोई आपका प्लेनेट एक्टिव है दशा में, तो ग्रह जो है किसी नक्षत्र में होगा, किसी उप नक्षत्र में होगा। ग्रह से आपको, ग्रह की पोजीशन से आपको दिख रहा है कि हमको लाइफ में ये मिलने वाला है, नक्षत्र की पोजीशन से आपको दिख रहा है हमको ये मिलने वाला है। लेकिन अगर उप नक्षत्र वो बोलता है कि नहीं हम यही नहीं होने देंगे इवेंट, तो फिर वो इवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर उप नक्षत्र भी सपोर्ट करता है तो हम मानते हैं कि अब इवेंट हो जाएगा। इससे उप नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो किसी भी इवेंट को देखने के लिए हमको उप नक्षत्र की स्ट्रेंथ को देखना बहुत जरूरी है, कि वो क्या बोल रहा है, क्या वो होने वाले काम को करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो दशा रिजल्ट प्रॉमिस बाई सब लॉर्ड बताएगा कि भाई रिजल्ट क्या मिलने वाला है। बट वो उसी पैरामीटर में ऊपर देख के बोलेगा कि ये कहां से आ रहा है कुछ पर्टिकुलर एरिया में। सो किसी भी इवेंट को असेस करने के लिए सपोर्टिंग हाउसेस को, इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कोई भी इवेंट आपको देखना है तो आपको सपोर्टिंग हाउसेस को देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? सपोर्टिंग हाउसेस का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए शादी की बात करते हैं, तो शादी जो है वो 7वां घर है। आप लोग जिनको जानकारी होगी उनको मालूम होगा, हम 7th हाउस से मैरिज देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं। लेकिन जब मैरिज की बात होती है तो 7वें घर के साथ में 2 और हाउसेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है 11th हाउस, जो बोलता है कि इच्छा पूर्ति, आपकी जो एम्बिशंस डिजायर है उसका फुलफिलमेंट का हाउस होता है, गेन का होता है। तो भाई आप शादी करोगे तो कुछ तो गेन होने वाला है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो एक वो हाउस एक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्लस सेकंड हाउस आपके परिवार का होता है। तो जब भी शादी होती है तो परिवार में एक आदमी बढ़ता है, एक्सटेंशन होता है फैमिली का, फैमिली वृद्धि होती है। तो बोलते हैं कि जब भी मैरिज देखना हो तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस देखते हैं कि क्या वो सारे हाउस इस वक्त एक्टिव हैं जो इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जब तीनों एक्टिव हो जाएंगे तो इवेंट हो जाएगा। सो दिस अप्रोच जो है ना वो emphasizes द इंटरप्ले ऑफ नक्षत्रास एंड हाउस फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। तो ये जो नाड़ी है इस तरीके से होता है कि नक्षत्र कहाँ पे है, जो भी दशा चल रही है, दशा में आपको दिख रहा है कि नहीं मैरिज नहीं दिख रही है, बस नक्षत्रा दे रहा है, दशा से थोड़ा प्रॉमिस दिख रहा है, नक्षत्रा दे रहा है, उपनक्षत्रा भी इसको सपोर्ट कर रहा है, शादी हो जाएगी। तो सारा खेल हमको, और इसमें सबसे ज्यादा इंपरसाइज क्या करते हैं, ये कभी ज्यादातर जब वो पढ़ाते हैं टीचर्स, वो प्लैनेट की बात ही नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ये हाउस एक्टिव है तो इवेंट होगा। लेकिन और लोगों को लगता है कि बस हम हाउसेस देख लिया तो लाइफ में इवेंट हो जाएगा, जबकि होता नहीं है वो।
इसलिए ग्रहों का जानना, ग्रहों की पोजीशन समझना बहुत जरूरी होता है। ग्रहों की पोजीशन मतलब ग्रहों का स्ट्रेंथ, एस्पेक्ट, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बट नाड़ी में ऐसा नहीं ज्यादातर करते हैं। तो जैसे ये चार्ट है, नाड़ी को अगर हम समझते हैं कि भाई आपने देखा कि चंद्रमा की दशा चल रही है आपकी, तो चंद्रमा सातवें घर में बैठा है, एक्टिव है, तो आपने बोला कि हाँ शादी का समय तो है यार, चंद्रमा एक्टिव हो गया। लेकिन अब आपको सूर्य की दशा भी चाहिए, आपको वीनस की भी दशा चाहिए, क्योंकि वीनस 11th हाउस का लॉर्ड है, सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ये दोनों भी एक्टिव होने चाहिए। तो या तो दशाओं, अंतरदशा में सूर्य आ जाए, प्रत्यांतर में वीनस आ जाए, तब भी आपका कंप्लीट हो जाता है। या चंद्रमा अगर सूर्य के नक्षत्र में है या वीनस के उप नक्षत्र में है, तो वहां से भी आप पकड़ सकते हो। तो उसको देखने के लिए टोटल आपको ये देखना है कि वो सारे हाउस एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन साथ में मान लीजिए अंतरदशा में गुरु एक्टिव हो जाए, जुपिटर, और शनि भी एक्टिव हो जाए कहीं से, तो छठा घर भी एक्टिव हो गया, आठवां घर भी एक्टिव हो गया। आठवां घर चैलेंज होता है, छठा घर सेपरेशन होता है, क्योंकि सातवें घर की हानि करा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए चार्ट को कि क्या भाई, एक तरफ तो हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये तकलीफ भी दे रहा है, तो क्या हो सकता है। समटाइम्स ऐसे में क्या होता है कि लोगों की शादियां होती हैं, टूट जाती हैं। जब तक ये दशाएं चल रही हैं, उसी दशा में शादी भी हुई, तो दोनों रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इवेंट नहीं होगा। अगर इवेंट एक जगह से प्रॉमिस हो रहा है, दूसरी जगह से ब्रेक हो रहा है, तो होता है इवेंट हो भी जाए, इवेंट टूट भी जाए। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी। देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, के एस कृष्णमूर्ति करके एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने डेवलप किया है 1960s में। बट ये जो एस्ट्रोलॉजी है डिराइव फ्रॉम नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष का ही एक स्वरूप है। ठीक है, उसी पे काम करती है, लेकिन इन्होंने कुछ बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। ये काफी एडवांस थे, काफी वेस्टर्न से काफी इन्फ्लुएंस थे कृष्णमूर्ति जी। तो उन्होंने उस तरीके से बहुत चीजें इंकॉर्पोरेट की हैं। तो इसके की रूल्स क्या है, की रूल, यहाँ पे भी जो है सब लॉर्ड ऑफ हाउसेज डिटरमाइंस इवेंट प्रॉमिस। अब यहाँ पे इन्होंने सब लॉर्ड का जो यूज करते हैं, सब लॉर्ड जो है इवेंट का प्रॉमिस दिखाता है। जैसे हम राशि ज्योतिष में पढ़ा ना, कि हमने चार्ट पढ़ा तो हमने देखा कि जन्म का प्रॉमिस क्या है। तो ऐसे जब आपका इसको क्वेश्चन आता है, तो हम पहली चीज देखते हैं कि भाई इवेंट का प्रॉमिस क्या है। जैसे किसी ने बोला कि हमको व्यापार करना है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो सबलॉट थ्योरी को यूज करती है, और उस हाउस के सबलॉट को, अभी हम लोग सिर्फ प्लेनेट के नक्षत्र की बात कर रहे थे, प्लेनेट के नक्षत्र उप नक्षत्र की, यहाँ पे हाउसेस का भी सबलॉट, क्योंकि एक हाउस के अंदर भले ही प्लेनेट ना बैठा हो, लेकिन वहां पे कोई नक्षत्र तो है ही। तो हाउस का उप नक्षत्र देखते थे, और उसके साथ देखते थे कि भाई ये आदमी नौकरी करना बिजनेस करना चाहता है, तो क्या इसके नसीब में, इसकी कुंडली में व्यापार लिखा है, या इसको नौकरी करना है। तो प्रॉमिस वहां से देखते थे, और वो बोलते थे पहले प्रॉमिस देखो, और फिर इवेंट को देखो कब होने वाला हो। अगर प्रॉमिस नहीं है तो उनका कहना था इवेंट नहीं होगा। जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, चेकिंग अब्रॉड सेटलमेंट पोटेंशियल, कि भाई किसी को देखना है कि हमको विदेश में सेटल होना है, कि हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चौथा घर जो होता है वो मदरलैंड को दिखाता है, और 12th हाउस फॉरेन लैंड को दिखाता है। ठीक है, तो जब हम फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड और 12th हाउस का सब लॉर्ड, भले वहां कोई प्लेनेट बैठा हुआ हो चौथे घर में, 12वें घर में, हम उस प्लेनेट की बात नहीं करेंगे, हम उस हाउस का सब लॉर्ड पकड़ते हैं, और हम उसको चेक करते हैं कि क्या चौथे से हमको 12वां से सिग्निफाई हो रहा है, या 12वें से चौथा सिग्निफाई हो रहा है। तब हो रहा है तो हम उसको समझते थे कि हाँ जा सकते हो, एब्रॉड सेटलमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे नक्षत्र प्लेनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे सब नक्षत्र का उप नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बट इसमें भी अलग अलग टेक हैं। अभी लोग पढ़ाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ, वो ये बोलते हैं कि प्लेनेट का रिजल्ट नक्षत्र देगा, और रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा वो सब लॉर्ड बताएगा। तो मोरलेस कॉन्सेप्ट वही है, बट इसको ट्विक किया गया है थोड़ा सा। कृष्णमूर्ति पद्धति अयनामसा अलग यूज करती है, 6 मिनट का डिफरेंस होता है, ये बहुत टेक्निकल चीज है। अयनामसा का जब भी क्लास होगी मैं बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से आप लोग बताऊंगा कि अयनामसा का डिफरेंस क्यों है। क्योंकि हम लोग लहरी अनामसा यूज करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वेरीफाइड है, और मोस्टली एनसी लहरी की अनामसा यूज की जाती है।
लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति ने उन्होंने अपने हमसे अलग बनाई हुई है। उसमें 6 मिनट का डिफरेंस होता है। तो यानी कृष्णमूर्ति पद्धति में आप चार्ट बनाओगे और पराशी ज्योतिष में चार्ट बनाओगे आप लहरी अनंत में, तो चार्ट में फर्क आने के बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। अगर लगन चार्ट में नहीं आता है तो डिविजनल चार्ट में तो डेफिनेटली आ जाती है। ठीक है। फिर दूसरी चीज इसमें प्लासिडर सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है हाउस का स्पैन। अब ये ऐसी चीज है कि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो पराशी ज्योतिष में भी उसको यूज करते हैं, प्लासिडर सिस्टम को। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं बताऊंगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में जरा समय चला जाएगा। तो बताता हूँ, प्लेसिडर सिस्टम एक होता है, इसमें इक्वल हाउसेज नहीं होती। जैसे हमने बताया 12 हाउसेज हैं तो सब हाउसेज का स्पैन सेम होगा, या नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड। ठीक है, अर्थ एलिप्टिक है। तो इसलिए जब वो अर्थ के पॉइंटर से देखते हैं ना, तो अर्थ एलिप्टिक होने की वजह से हाउसेज का डिफरेंस आता है। ठीक है। दूसरी चीज, एक तो प्लेसिडर सिस्टम हो गया। प्लेसिडर सिस्टम तो आज मैं भी यूज करता हूँ, परासी ज्योतिष में भी यूज करता हूँ, बहुत लोग यूज करते हैं। जो पहले भाव मध्य लेते थे और इक्वल हाउसेज लेते थे, सही तरीके से ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए प्रेसिडेंस सिस्टम सबको फॉलो करना चाहिए। बट वो सबको मालूम नहीं होता है। लोग चार्ट खोल लेते, बना देते, उनको मालूम नहीं कि इसमें सिस्टम कौन सा यूज किया गया है। इसी पॉइंट ऑफ से चलित चार्ट बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या किया है, कृष्णमूर्ति पद्धति ने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका ये है कि जो हाउसेज हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने वहां से रखा है जहां से आपका जन्म हुआ है। जैसे किसी का जन्म हुआ, लगन उसका 15 डिग्री का था, मतलब मान लीजिए कर्क राशि में उसका जन्म हुआ और कर्क राशि का स्पैन 30 डिग्री का था, जिसमें से 15 डिग्री का स्पैन पे आपका जन्म हो गया। तो 15 डिग्री पीछे भी है, 15 डिग्री आगे भी राशि है। आप समझिए भाव मध्य में आपका जन्म हो गया। ये बोलते हैं कि अगर तो हो गया तो फर्स्ट हाउस हमने मान लिया वही है। कृष्णमूर्ति पद्धति बोलती है कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ वो हाउस वहां से स्टार्ट होगा। मतलब 15 डिग्री से अगर जन्म हुआ तो 15 डिग्री कैंसर से हाउस स्टार्ट होगा। और अगर 30 डिग्री पूरा लेना है, मान लीजिए अगर 30 डिग्री का हाउस है वो, क्योंकि प्लेसिडर सिस्टम में हाउसेस की डिग्री बदल जाती है। कोई 30 डिग्री का होता है, कोई 20 डिग्री का, कोई 25 डिग्री का, 40 डिग्री का। ये प्लेसिडर सिस्टम है। तो अगर मान लीजिए 30 डिग्री का लेना है तो 15 डिग्री पे आपका जन्म हुआ, तो आप 15 डिग्री लियो तक चले जाओगे, पहला हाउस। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का है, इसको बोलते हैं कस्प। वो कस्प जहां पे जन्म हुआ, दैट इज अ कस्पल पॉइंट। वहां से आपका कस्प आगे चला गया। तो उसमें क्या होता है कि जब चलित चार्ट बनता है तो इनका बेसिकली क्या है, कस्प चार्ट बनता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में हम लोग भी चलित चार्ट बनाते हैं पराशिक ज्योतिष में, और उसको चलित चार्ट से ही पढ़ते हैं और लगन चार्ट से ही पढ़ते हैं। इनका जो कस्प चार्ट बनता है, जिसको चलित चार्ट इनका होता है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि प्लेनेट की पोजीशन ही बदल जाती है। प्लेनेट उसमें ही बदलता है, चलित में भी प्लेनेट की मूवमेंट बदल जाती है। इसमें ज्यादा बदलती है, इसमें कभी कभी राशियां ही गायब हो जाती हैं। मतलब क्योंकि वो हाउस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो कोई एक हाउस, एक राशि का स्पैन बढ़ जाता है, या कोई राशि गायब भी हो जाती है। कभी कभी दो हाउसेस के अंदर एक ही राशि पड़ी होती है, और कभी कभी एक राशि आपको दिखेगी नहीं चार्ट के अंदर। ठीक है। सो कस्प चार्ट में काफी कुछ परिवर्तन उनका हो जाता है, और कृष्णमूर्ति पद्धति कस्प चार्ट के हिसाब से ही पड़ती है। हम लोग राशि भी देखते हैं, चलित भी देखते हैं प्राची ज्योतिष में, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं करते हैं। तो जैसे इसमें है, चार्ट बना तो पता लगा जो भी डिग्री हो, जुपिटर यहाँ चला जाएगा, सूर्य यहाँ चला जाएगा, राहु यहाँ आ जाएगा, प्लैनेट की पोजीशन बदल जाती है। चलित चार्ट में भी बदलती है, ऐसा नहीं वहां नहीं बदलती है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 4 5 लिखा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से 4 ही लिखा हो। 4 4 और 5 नंबर की राशि गायब हो जाए। तो आप कृष्णमूर्ति पद्धति के चार्ट देखोगे तो पता चलेगा कि 12 नंबर यहाँ भी लिखा है, 12 नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है। तो वो राशि का स्पेन बड़ा हो गया, दो हाउसेस में चला गया। वो हाउस छोटे थे, तो राशि ने वो दोनों हाउसेस को कवर कर लिया। इस तरीके से उनका होता है। अब भृगुनंदी नाड़ी, ये एक अलग कंसेप्ट है, तो इसमें टाइम लगेगा बताने में। भृगुनंदी नाड़ी जो है ना, इसको थोड़ा ओवर भी समझ लेते हैं। ये 1950s में
डेवलप की गई श्री आरजी राव के द्वारा। आरजी राव बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने क्या किया, भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी दोनों को कंबाइन करके ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बताई। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो सब लोग को मालूम है कि पाम लीव्स पे लिखी गई थी, सब लोग आते थे नाड़ी एस्ट्रोलॉजर पढ़ते थे, पहले से सबकी पत्ती बनी जाती थी, वही नाड़ी है। बस ये नाड़ी बहुत टाइप की होती हैं। जैसे नाड़ी अगस्त्या नाड़ी भी है, सप्तऋषि नाड़ी भी है, शिवा नाड़ी है, सुखा नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है, कौशिका नाड़ी है, वशिष्ठ नाड़ी है, ब्रह्मा नाड़ी है, पुलीपानी नाड़ी है। तो ऐसे नाड़ियां बहुत तरीके की नाड़ी पाम लीफ पे आती हैं। ठीक है, बट इन्होंने भृगु नाड़ी के सूत्र लिए और नंदी नाड़ी का सूत्र लिया। तो भृगु का मेन सूत्र उन्होंने क्या लिया, भृगु नाड़ी एम्फेसाइजेस रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द कारकत्व ऑफ प्लेनेट, कि ग्रहों के कारक तत्व के हिसाब से ही आपकी जिंदगी में सब कुछ होगा, हाउसेस का वहां पे रोल नहीं है। इसलिए भृगु नंदी नाड़ी में अगर किसी आदमी का समय जन्म का सही नहीं है, सिर्फ डेट मालूम है, तो आप डेट से हाउस को बना करके और सिर्फ प्लेनेट के कारक तत्व के हिसाब से आप बता सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक्सप्लेन करता हूं। और नाड़ी क्या होता है, नंदी नाड़ी जो होती है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो बताती है, वो ट्रांजिट्स ऑफ और प्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। जब आपका जन्म हुआ तो जुपिटर मान लीजिए मिथुन राशि में बैठा हुआ था, लेकिन एक साल के बाद में वो कर्क राशि में चला जाएगा। तो वो ये देखते हैं कि आप 10 साल की उम्र है, तो यानी जुपिटर 10 साल आगे चला गया है, तो कहाँ पे पहुंचा है, वहां पे क्या संबंध बना रहा है, उसके हिसाब से वो इवेंट को बताते हैं कि अब आपकी जिंदगी में क्या इवेंट होने वाला है, प्लेनेट के कारक तत्व के हिसाब से। इसमें कोई दशा नहीं चलती है, इनकी अपनी दशा होती है। तो की फीचर्स अब इनके क्या है, यहाँ पे लग्न कोई कंसीडर नहीं किया, आपकी कुंडली है उससे लग्न से लेना देना नहीं है। ये बोलते हैं कि जहां जुपिटर बैठा है वो आप हो, वही लग्न है। तो फॉर मेल वो बोलते हैं जुपिटर, और फॉर फीमेल बोलते हैं वीनस। जहां वीनस बैठा उसको लग्न बना लीजिए लड़की के लिए, और जहां लड़के के लिए जहां जुपिटर बैठा उसको लग्न बना लीजिए। और ये बोलते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो स्थिर कारका के हिसाब से आएगा। और ये हमेशा नंदी नाड़ी हमेशा इस चीज को एम्फेसाइज करती है कि इसमें जनरल चार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब आपके पास में कोई क्वेरी लेकर के आएगा तब हम उसका आंसर देंगे। और ये बात मैं हमेशा मानता हूं कि जब भी एस्ट्रोलॉजी के पास आदमी को जब जाना चाहिए तो आदमी के पास बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि हमारी यूनिवर्स में ऐसा बोला जाता है कि जब कोई क्वेश्चन उठता है तो यूनिवर्स के पास उसका आंसर जरूर होता है। तो अगर आप दिल से कोई क्वेश्चन उठाओगे और आपको सही आदमी मिल गया गाइड करने वाला, तो आपके क्वेश्चन का जवाब भी वो देगा। तो भृगुनंदी नाड़ी बोलती है कि भाई क्वेश्चन लेकर, नाड़ी वाले भी यही बोलते हैं कि भाई सवाल लेकर के आओ, जवाब हम देंगे। सवाल होना चाहिए, क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। और ये नाड़ी वाले क्या, मैं परासी में भी बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ लोगों को, भाई क्वेश्चन लेकर के आओ क्लियर, तभी मजा आएगा उसको बताने में। प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं अभी नहीं, बस मुझे थोड़ा थोड़ा बचा है, खत्म कर लीजिए, फिर क्वेश्चन के लिए मैं ओपन करूंगा। ठीक है। सो तो यहाँ पे कारक तत्व के हिसाब से होता है कि भाई अगर कर्म की कोई बात कर रहा है तो शनि को हम देखेंगे, शनि की पोजीशन क्या है। फिर पिता की बात है सूर्य देखेंगे, माँ की बात है चंद्रमा को देखेंगे, शादी की बात है, धन की बात है तो वीनस को देखेंगे। सो और आपस में उनकी रिलेशनशिप जो चार्ट में बन रही है, तो इनकी रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट बहुत अलग है। ये डायरेक्शनल कंसेप्ट को यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर राशि का डायरेक्शन होता है। 159 का, अंकित भारद्वाज जी प्लीज डोंट डू दिस, 159 होता है, 2610 साउथ होता है, 3711। तो जब तीन राशियां, इनका कंसेप्ट जब तीन राशियां एक डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब वो तीनों राशियां कंजंक्ट हैं आपस में, उनके आपस में संबंध बना हुआ, तभी तो तीनों एक डायरेक्शन में है। तो 159 एक डायरेक्शन है, 216 एक डायरेक्शन है। और जब 159 ईस्ट वाली राशि तीनों कंजंक्ट है, तो ईस्ट का वेस्ट क्या हो गया, 3711, यानी 3711 से उनका संबंध बन गया, आस्पेक्ट हो गया, वो उसको देख रही है, वो उसको देख रही है। ये इनका कंसेप्ट है। तो 159 बेसिकली ट्राइन हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल कंजक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन आस्पेक्ट है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि जो भी प्लेनेट है वो जब जहां बैठा हुआ है, मान लीजिए जैसे मैं बताया जुपिटर मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब जुपिटर वृषभ राशि से चल के आया है।
कभी मिथुन राशि में पहुंचा है, तो यानी वो वृषभ राशि की कुछ क्वालिटी लेकर के आया हुआ है, उस हाउस की क्वालिटी लेके आया हुआ है। और फिर वो आगे जा रहा है, यानी उसका जो नजर है वो कर्क राशि के ऊपर है, यानी वो कर्क राशि के रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। ये भी उनका कंसेप्ट है कि अपने से पीछे और आगे वाले स्थान को भी नजर डालना है। ठीक है। फिर आता है प्रोग्रेशन थ्योरी नंदी नाड़ी। अब प्रोग्रेशन जब मैंने बताया ना कि ग्रहों के प्रोग्रेशन को देखते हैं वो, तो हमारे भृगु नंदी नाड़ी में दशाओं की जगह वो प्रोग्रेशन थ्योरी पे थ्योरी फोकस करते हैं कि इवेंट कब होगा, प्लैनेट के प्रोग्रेशन के हिसाब से इवेंट्स होगा। अब प्रोग्रेशन भी दो तरीके का होता है, एक माइनर प्रोग्रेशन है, एक मेजर प्रोग्रेशन है। तो मेजर प्रोग्रेशन जो होता है, माइनर प्रोग्रेशन की बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जुपिटर आपका जन्म हुआ है तो इस राशि में बैठा हुआ है, 1 साल के बाद दूसरी राशि में चला जाएगा, 2 साल के बाद कहीं और चला जाएगा। तो वो जैसे जैसे जाएगा तो वो जिस जिस ग्रहों से संबंध बनाएगा, संबंध कैसे बनाएगा, जहां पे गया वहां से उसका किससे संबंध बनना है, किस राशि किस डायरेक्शन की राशि में बैठा हुआ, ट्राइन में कौन प्लेनेट है, आगे पीछे कौन से प्लेनेट है, कौन उसको आस्पेक्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर रिजल्ट देगा। तो जुपिटर 1 साल में साइन बदलता है, और जुपिटर आप हो, मान लीजिए मेल का चार्ट है, तो जुपिटर इंपॉर्टेंट है इवेंट देखने के लिए हमको। तो मान लीजिए कोई आदमी 2000 में जन्म लिया, तो वो जेमिनी साइन में उसका जन्म हुआ, 2001 में वो सेकेंड हाउस पहुंच जाएगा कर्क राशि में, थर्ड हाउस पहुंच जाएगा लियो में 2002 में। ठीक है। इस तरीके से हम प्रोग्रेशन देखते हैं, और वहां पे जो संबंध बनाएगा बनाएगा। मेजर प्रोग्रेशन में क्या होता है, वो ये देखते हैं कि एक प्लेनेट जो आज बैठा हुआ है आपके लगन में, जुपिटर ही ले लेते हैं, तो जुपिटर 12 साल में एक साइकिल पूरा करता है। तो जब जन्म हुआ तो जुपिटर ने आपके मान लीजिए ट्राइन पे कोई प्लेनेट बैठा था, उससे संबंध बना के रखा था, तो उनके हिसाब से वो रिजल्ट देना, दैट इज द प्रॉमिस। लेकिन वो 12 साल के बाद प्रॉमिस चेंज हो जाएगा। अब अगला साइकिल स्टार्ट होगा तो जुपिटर को कंसीडर किया जाएगा सेकंड हाउस में, कि भाई अब जुपिटर सेकंड हाउस आ गया है, तो सेकंड हाउस में अब किसी संबंध बना रहा है, तो वो मेजर प्रोग्रेशन है। तो हम देखते हैं कि इसकी लाइफ में अब जुपिटर सेकंड हाउस चला गया है, तो अब ये अगले 12 साल में ये यहाँ पे वीनस से संबंध बना लिया है, तो ये वीनस शादी का कारक है, शादी करा सकता है। तो जुपिटर शनि जो है 30 साल में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो 30 साल के बाद में अपने से अगले साइन में चला जाएगा, वहां संबंध बनाएगा। सो रिजल्ट जो है उस हिसाब से डिसाइड होते हैं, जैसे जैसे साइकिल पूरा करते हैं। और फिर उस साइकिल के बाद में फिर एक एक साल का प्रोग्रेशन। तो मान लीजिए जुपिटर का 12 साइकिल साइकिल होता है, जेमिनी बर्थ पे है, तो 12 साल तो वो जेमिनी में रहेगा, लेकिन 12 से 24 साल में जुपिटर जो है कैंसर में चला जाएगा, और फिर वहां पे संबंध बनाएगा। फिर 24 से 36 साल में वो सिंह राशि में चला जाएगा, फिर वहां से रिलेशन फॉर्म करेगा। ऐसे ही शनि का भी होता है। ठीक है। अब टाइमिंग ऑफ इवेंट, जैसे मैंने बताया कि हमको टाइमिंग में कैसे देखी जाती है बिल्कुल नंदी नाड़ी में, कि हम जुपिटर का प्रोग्रेशन देखते हैं, क्योंकि शादी अगर होनी है तो जुपिटर आप हो, और शादी का कारक वीनस होता है, वहां पे कारका पे चलता है सब कुछ काम। तो जब भी ट्रांजिट में जुपिटर वीनस संबंध बनाएगा प्रोग्रेशन में, तब हम बोल सकते हैं कि भाई शादी का समय आ गया। अब पहले ही 10 साल में समय बना लेता है जुपिटर वीनस से, तो इसका मतलब 10 साल में शादी हो जाएगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि शादी की उम्र है कि नहीं है, और आदमी का क्वेश्चन क्या है, क्या वो शादी करना चाहता है, मैरिजेबल एज है। तब आप देखिए कि जुपिटर वीनस संबंध कब बना रहा है। तो जुपिटर ट्राइन में भी होता है, वीनस के आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, आस्पेक्ट आ सकता है, उसके साथ बता सकते हो भाई तुम्हारी शादी होने वाली है। ये भृगु नंदी नाड़ी का कंसेप्ट है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, और जुपिटर यहाँ वीनस बैठा हुआ है, तो जुपिटर जब यहाँ पे सेकंड हाउस में पहुंच जाएगा, फर्स्ट साइकिल पूरा करेगा, तो अब 12 साल यहाँ हो गए, और 12 से 24 साल यहाँ रहेगा। तो हमको लग गया कि इस बच्चे की शादी, जिसका भी चार्ट है ये वीनस से संबंध बना रहा है, तो 12 से 24 के बीच में, यानी शादी की उम्र 21 साल 22 साल हो जाती है, तो उसमें संबंध बना लेगा, मतलब शादी की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। और फिर हम देखेंगे कि माइनर प्रोग्रेशन में जुपिटर कहाँ जा रहा है, तो क्या वो भी वीनस संबंध बना लेता, तो हाँ अब इवेंट होने का समय आ गया, 21 साल में होगा, 22 साल में होगा, 23 साल में होगा, वो हम उससे देख के बताते हैं। ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन थ्योरी के हिसाब से। और मान लीजिए जैसे किसी का कर्म को देखना है, तो फिर हम देखा शनि है, जुपिटर शनि से मिलेगा तो उसको जॉब मिल जाएगा, या नौकरी में उसको इजाफा हो जाएगा, या उसका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। अगर शादी हो चुकी है, जुपिटर फिर से वीनस से मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है आपके परिवार में किसी और की शादी हो जाए, कोई अच्छा सेलिब्रेशन हो जाए।
इस तरीके से भृगुनंदी नाड़ी में देखा जाता है। लाल किताब, लाल किताब बहुत ही डिफरेंट फंडा है। इसको पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा था 1939-1952 के बीच में, 13 साल में। और उर्दू में लिखी हुई किताब है ये। 5 चैप्टर हैं इसके, 5 चैप्टर की सीरीज है। बहुत ही यूनिक अप्रोच है उनकी। और इसको इसे ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री। और अधिकतर लोग उसको सोचते हैं कि भाई ये लाल किताब टोटका है, सिर्फ रेमेडी के लिए होती है, लेकिन उसमें बहुत अलग तरीके से चीजों को बताया गया है। इसका की पॉइंट क्या है? इसमें राइजिंग साइन जो होता है, मतलब लग्न जो होता है, वो हमेशा एरीज कंसीडर होता है। मतलब आपकी कुंडली, आप किसी भी लग्न में पैदा हुए हो, लाल किताब बोलती है कि वो भैया पहला हाउस यानी पहला साइन, काल पुरुष की कुंडली ली जाती है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो लगता है कि आपका प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, वो डेबिलिटेड हो सकता है। जो डेबिलिटेड है वो एग्जॉल्टेड हो सकता है इनके हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल, जुपिटर 4th हाउस में है, वो एग्जॉल्टेड हो गया आपका इनके हिसाब से, रिगार्डलेस ऑफ राशि। लाल किताब के हिसाब से चौथे घर में जुपिटर बैठा है तो वो एग्जॉल्टेड ही माना जाएगा, भले ही वो कोई राशि हो। और इनका दशा सिस्टम जो होता है वो 35 ईयर का साइकिल होता है। जैसे विंशोत्ति दिशा 120 साल की होती है, इनका 35 होता है। 35 के बाद दोबारा रिपीट होता है 35 में। और दशा सिस्टम जो है वो बर्थ फोरा के हिसाब से उनका स्टार्ट होता है कि पहली दशा कौन सी स्टार्ट होगी, और फिर रिपीट होता है। रेमेडीज जो उनकी है प्रैक्टिकल टोटकाज हैं, बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत सिंपल होते हैं, लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसमें कुछ पैसा नहीं है, बस ये कर दो तो ये हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो जाती है लाल किताब रेमेडी। तो मिलता है वेरी इजी टू यूज, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। राहु प्रॉब्लम कर रहा है तो कोयला जो डाल दो, पानी में बहा दो। शनि कर रहा है तो सरसों के तेल की मसाज कर लो। गुरु है तो टीका लगा लो। लेकिन ये जो इनकी रेमेडीज होती हैं, ये बहुत यूनिक इसलिए होती हैं कि वो उनके प्लैनेट के रिलेशनशिप के साथ देखते हैं कि ये प्लैनेट खराब है तो इसको कंट्रोल करने वाला ये प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट को इंतजाम अच्छा कर दो, इसकी रेमेडी कर लो तो ये स्ट्रांग बना लो, तो ये इस प्लैनेट को कवर कर लेगा। तो बहुत अलग है उसका। ठीक है। और बहुत ही टर्म जो है उसके अंदर यूज होते हैं, पक्का घर, किस्मत जगाने वाला घर, अंधी कुंडली, ग्रहों का फरमान, बड़े भारी भारी उर्दू में पूरी लिखी हुई है, और बाकी उसको ट्रांसलेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शनि जो है तुला राशि में बैठा है, उच्च का शनि है लगन में। और जुपिटर यहाँ नीच का बैठा हुआ है, 10वीं राशि में बैठा है, नीच का हो जाता है। लेकिन लाल किताब बोलती है कि ये तो शनि तो उच्च का हो गया, मतलब उच्च का प्लेनेट नीच का हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो मेष राशि समझते हैं, मेष राशि में शनि नीच का होता है। और ये जुपिटर जो आपको नीच का दिख रहा है लाल किताब के हिसाब से, ये उच्च का हो गया। तो ये ऐसे समझते हैं। ठीक है। कंक्लूजन में बता देता हूँ। सो बेसिकली, टू स्टडी एनी स्ट्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वन शुड स्टार्ट विद पाराशी ज्योतिष, एंड देन लेटर इफ यू वांट यू कैन लर्न ऑल स्ट्रीम वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले पराशी ज्योतिष मेन है। अगर आपने पराशी ज्योतिष सीख ली तो बाकी स्ट्रीम्स को सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से सीख सकते हो। और क्लास लेना चाहते हो, किसी से पढ़ना चाहते हो, पढ़ लीजिए डिटेल के लिए। लेकिन अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ना चाहते हो ना, तो आप उसको समझ लोगे, सीख जाओगे। और मेरा मानना है कि हर ज्योतिष की कुछ स्ट्रेंथ है। अगर आप राशि ज्योतिष पढ़ करके उस हर स्ट्रीम की कुछ स्ट्रेंथ उठा करके आप चेक कर लो, तो आपको जो होता है कंपोजिट टेक्निक होती है कि आप जब किसी का चार्ट पढ़ोगे तो उसकी वो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ उठा करके आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए साथ में, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है। बट हाँ, अगर आप राशि ज्योतिष सीखते हो तो आप उसके बाद में नाड़ी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत आसानी से सीख सकते हो। जैमिनी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जैमिनी ज्योतिष, देखिए एस्ट्रोलॉजी तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आप जितना लर्न करोगे उतना अच्छा है। जितना पढ़ते जाओगे, मैं आज ही पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब मैं बोलूँगा वाई पराशि ज्योतिष, तो भाई फाउंडेशनल टेक्स्ट बोला जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और प्राइमरी सोर्स है इसको समझने के लिए। एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल सबसे पहले इन्होंने लिखे हैं, इन्हीं को सब लोगों ने फॉलो किया है। सारी स्ट्रीम जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम पराशि ज्योतिष। जितनी भी आई हैं नाड़ी, ये सब पराशि ज्योतिष से ही निकल के आए हैं, किसी ने अपना नहीं बनाया है। तो फाउंडेशनल टेक्स्ट है। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मैं एक आपको बता दूं कि मैं पराशि ज्योतिष का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं एक,
अगर उस कोर्स के बारे में आप लोग को मैं अभी बता दूंगा तो, नहीं तो पहले अगर आप लोग को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं इतना कवर कर देता हूँ कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें कैसे पढ़ाऊंगा मैं। ये बहुत ही एसेंशियल एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट में बताऊंगा। अदरवाइज ज्योतिष तो मतलब आप जिंदगी पढ़ते रहो, खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना है। सिंपल तरीके से हमको चार्ट को कैसे पढ़ना है, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उन पर फोकस करूंगा। और इंटरप्रिटेशन टेक्निक बताऊंगा, कैसे इंटरप्रेट करते हैं चार्ट को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। मेरे क्लास के अंदर जो लोग भी स्टूडेंट्स होंगे, मेरी मैं सबसे यही बोलता हूँ, अभी मेरी बैच चल रहा है, मैं बोलता हूँ मैं किसी का चार्ट दूसरे का नहीं लाऊंगा, आप लोग अपना चार्ट लाओ। आपका ही चार्ट पढ़ूंगा, आपके परिवार का चार्ट पढ़ूंगा, ताकि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिले कि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी अमिताभ बच्चन का या नरसिम्हा राव का चार्ट लेके आपको नहीं बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको पर्सनली कुछ मालूम नहीं है। केवल हाँ ये मालूम है ऊपर से ऐसे ही हैं वो, या किसी ऐसे आदमी का चार्ट तो जो है नहीं बताने के लिए, या हमको ये भी मालूम नहीं कि वो चार्ट एक्यूरेट है भी कि नहीं है। सेलिब्रिटी चार्ट ऑनलाइन पड़े रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि उनका बर्थ टाइम सही है कि नहीं सही है। तो आप उसके पे कैसे रिलाई कर सकते हो। तो मेरा मानना है, जो भी इंसान है उसको अपने बारे में ज़्यादा मालूम है। अगर उसको उसका चार्ट पढ़ के बताऊंगा, उसके परिवार का बताऊंगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएगा। तो प्रैक्टिकल और बहुत साइंटिफिक लॉजिकल अप्रोच करूंगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, अलग तरीके से उसको समझते हैं, लॉजिक नहीं बताया जाता है। हमारी किताबों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है 5,000 साल पहले लिखा हुआ था। आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे समझना है और कैसे अप्लाई करना है, बहुत कुछ बदल गया है समाज के अंदर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। अगर हम आपकी क्लास रेगुलर अटेंड करना चाहें तो हम्म। प्लीज उसका प्रोसीजर बता दीजिए हमें। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैम उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं, क्लास समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ही है ये, थोड़ा सा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जिसको हम फलित ज्योतिष बोलते हैं। अब जनरली क्या होता है, हमारी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, 3 ब्रांचेज होती हैं उसकी, 3 मेन ब्रांचेस। एक तो गणित होती है, एक होरा होती है, एक संहिता होती है। गणित जो है मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी की बात करता है। होरा जो है नेटल एस्ट्रोलॉजी जो हम चार्ट पढ़ते हैं। और संहिता जो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, ग्लोबल इवेंट की। तो मैं जो कोर्स पढ़ाऊंगा उसमें पूरा फोकस होरा पे रहेगा, क्योंकि गणित जो है वो उसको करने की जरूरत नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर में सब कुछ मिल जाता है, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी थोड़े थोड़े फंडामेंटल्स मैं आपको जरूर दूंगा अपनी क्लास के अंदर कि भाई ये कैसे है। बट बहुत ज़्यादा उसको एम्फेसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हॉरोस्कोप सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ मिलता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने बताया कि भाई सबके अपने फैमिली फ्रेंड्स चार्ट लिख के आइए, बहुत मजा आएगा। जब आप खुद पढ़ोगे, अपने लोगों के बारे में समझोगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। हवा में कंसेप्ट बता दूंगा, किसी का भी चार्ट दिखा के मैंने बताया देखो उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ था, ये मेरा एक क्लाइंट था, वो गया था आया था। वो आपको नहीं मालूम है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये जिसका चार्ट बता रहा हूँ उसका चार्ट में हमको मालूम भी नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो उसका टाइम टाइम सही है कि नहीं सही है। ठीक है। लर्निंग एस्ट्रोलॉजी बेनिफिट्स क्या होता है कि सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए आपको बहुत पॉजिटिव करता है। बहुत इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकते हो कि भाई यार मेरे चार्ट का प्रॉमिस ये है, मेरी दशाएं चल रही है, तो मुझको क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू एक्ट, हाउ टू अलाइन माई कर्मा। और कभी भी जो है, इट्स नॉट अबाउट प्री डिटरमाइनिंग आउटकम्स, बट अबाउट गेनिंग वैल्यूएबल इंसाइट टू नेविगेट लाइफ जर्नी। मतलब ये मैं सोची कि ऐसा होने वाला है, हमने पढ़ लिया नहीं, हमको उससे इंसाइट क्या लेनी है, हमको उसको अपनी जर्नी में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है। प्लस आप इस नॉलेज से सबसे पहले अपने परिवार के, अपने लोगों के, लव्ड वन की लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडिंग टूल। और कोई अगर प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी करना चाहता है, पार्ट टाइम फुल टाइम, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, नो डाउट अबाउट इट। सभी लोग लर्न कर सकते हैं, चाहे हाउस वाइफ हो, वर्किंग पर्सन हो, यंग पीपल हो, रिटायर्ड पीपल हो, मेल फीमेल, वर्किंग वुमन हो, एवरीबडी कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी। बट सबसे ज्यादा क्या है कि जब भी आप पढ़िए एस्ट्रोलॉजी, तो बिलीफ सिस्टम इंटैक्ट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आपका बिलीफ, आपने पढ़ना शुरू किया और अचानक आपको लगा ये समझ नहीं आ रहा, बकवास है, तो आपका ध्यान हट जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम आपको समझना चाहिए कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी मतलब की चीज है। और ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए एनीबडी हु रिक्वेस्ट टू लर्न पोजेसिंग विजडम, लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड। लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड बहुत होना चाहिए। लॉजिकल एनालिटिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने 10 वीडियो आपने देख ली, आपके दिमाग में कोई चीज बैठ गई कि ऐसे ही होती है, तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझने की जरूरत है कि जो मैं बोल रहा हूँ लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ, तो क्या यही सही है कि जो मैंने पढ़ा था वो सही है।
तो लॉजिकल एनालिटिकल माइंड बहुत होना चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और जैसा मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टेन प्रायोरिटी पोजीशंस भी होती हैं आपके चार्ट में। ये सिलेबस है मेरा, इसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सोलर सिस्टम, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, पूरा बेस से लेके आऊंगा और मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। सारे हाउसेस के बारे में बताऊंगा, कुछ योगा बताऊंगा, डिविजन चार्ट में सिर्फ नवामसा दशामसा पढ़ाऊंगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे प्लैनेट की पोजीशंस, ग्रह युद्ध हो, कंबशन हो, रेट्रोगेशन हो, उपचय हाउस है, त्रिषडाय हाउस है, त्रिक हाउसेज हैं, एक्सॉल्टेशन, डेविएशन, मूल त्रिकोण, जो भी चीज होती है सब कुछ प्लैनेट के संबंध, मतलब जो भी चीज किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल होती है, सब पढ़ा दूंगा। और आई एम श्योर अच्छे से आप लोग अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ समझ जाओगे कैसे किसी चार्ट को पढ़ता है। आपकी हेल्थ को देखना है, आपकी शादी को देखना है, आपकी शादी को देखना है, सब कुछ आपको मिलेगा उसके अंदर। So please tell me your charges, हाँ please. हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। 5 मिनट आप म्यूट कर लीजिए मैम। हमारे कोर्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है आपको मिलेगी सारे। ये कोर्स जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स होगी 6 महीने तक। जब भी कोर्स खत्म हो जाएगा 6 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग सारी शेयर की जाएंगी। और कोर्स मटेरियल में पीपीटी आपको कोर्स मटेरियल मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और कोर्स खत्म होने के बाद में 2 सपोर्ट क्लासेस में दूंगा, एक मंथ के बाद में 2-2 घंटे की, जब भी टाइम हम लोग फिक्स कर लेंगे कि भाई किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी है,